हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबनैन। आप लोगों को जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट 1 प्रोवाइड किया गया था, उसके अंदर मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन थे। तो आज हम जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था उसको कवर करने वाले हैं, मीन्स उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चन की एंडिंग तक, मतलब कि आंसर तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। 7 पर्सन आर टू बी सीटेड इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इज। मतलब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, इतना समझ आ रहा है, उन्होंने बोला भी है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कंडीशन हमें ढूंढनी होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई स्पेशल कंडीशन लगा के ही वो हमें क्वेश्चन देता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस इतने थे, इनमें से इस कंडीशन के साथ फॉलो होने वाले कितने केसेस बन सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमारे पास 7 लोग थे, 7 लोगों को हमने एक लाइन में बैठाया, कितनी पॉसिबिलिटी है कि 2 लोग एक साथ बैठेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है कि 2 लोग एक साथ बैठेंगे। देखो, एक होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ढूंढना और एक होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जब हम पीएनसी चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम ये निकालना सीखते हैं दैट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ केसेस इन विच 2 पर्सन सिट विद ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर, उसमें हम ये सीखते हैं। बट प्रोबेबिलिटी में हम ये सीखेंगे कि इन सारे केसेस में से इन केसेस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब हमने 7 लोगों को लाइन में बिठाया, उनमें से जो केस बन रहे हैं जिसमें 2 लोग एक साथ बैठे हैं, उसके आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। बेसिकली हम सब जानते हैं दैट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब देखो, हमें यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए। पहली नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दूसरे टोटल नंबर ऑफ केसेस। दोनों ही कैलकुलेट करना बहुत इजी है। पहले हम टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस बेसिकली होगा क्या, 7 लोग थे, 7 लोगों को लाइन में बैठाना है। 7 लोग थे, 7 लोगों को लाइन में बैठाना है। कितने तरीके हो सकते हैं। पीएनसी में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नामक चैप्टर आता है क्लास 11th में, उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के कि 7 लोगों को बैठाना है, 2 लोगों को चेयर पर बैठाना है। कितने तरीके हो सकते हैं। तो 7 लोगों को एक लाइन में बिठाने के टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं 7 फैक्टोरियल। मतलब उनको रिपीट ऐसे, इसको यहाँ बिठा दिया, फिर इसको यहाँ बिठा दिया, फिर इसको यहाँ बिठा दिया, फिर इसको ले जाके यहाँ बिठा दिया। इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 लोग हैं, 7 को अरेंज करना है। अरेंज एक रो में बिठाने का मतलब क्या होगा, उनको अरेंज कर दो अलग अलग तरीके से, तो दैट टोटल नंबर ऑफ वेज इज 7 फैक्टोरियल। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में ये कहना क्या चाहता है कि हमारे पास 7 लोग हैं, 2 लोग एक साथ बैठेंगे, 2 लोग एक साथ बैठेंगे। तो हम पीएनसी चैप्टर में 2 मेथड पढ़ते हैं मेनली तो 2 ही मेथड आते हैं, वैसे हज़ारों बना दे तो बात अलग है। मेनली तो 2 ही मेथड आते हैं, एक आता है गैप मेथड और एक आता है स्ट्रिंग मेथड। गैप मेथड तब यूज़ किया जाता है जब हमें बोल दिया जाता है कि 5 बंदों के बीच में बैठाया जाएगा, या फिर बोल देते हैं कि स्पेशली कि एक ग्रुप है, एक कपल है, एक कपल को इन 3 लोगों के बीच में बैठाना है, तो हम गैप मेथड यूज़ करते हैं कि 3 लोगों के बीच में जगह कितनी है, फिर वो गैप सिलेक्शन वगैरह, वो हमारा गैप मेथड होता है। एक आता है स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड मतलब इन 2 लोगों को एक साथ बैठाना है। अब हमें क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है, क्वेश्चन ने बोला कि इन 2 लोग एक साथ बैठने चाहिए। क्वेश्चन देख के हमें समझ आ रहा है कि यहाँ क्या लगेगा, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग इसलिए नाम पड़ा है कि ऐसा बोलते हैं कि रस्सी से बांध दो 2 लोगों को, उन 2 लोगों को जिनको साथ में बैठाना है रस्सी से बांध दो, दैट इज बेसिकली स्ट्रिंग मेथड। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं
स्ट्रिंग मेथड, मेथड का नाम मैंने लिख दिया है। इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नामक चैप्टर होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर एक्सरसाइज मिलेगी इसके ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप वो सोल्व कर सकते हो। तो अगर हम बात करें स्ट्रिंग मेथड की, तो जैसे कि मैंने बोला स्ट्रिंग मेथड में होता क्या है, उन दो लोगों को जिनको साथ में बैठाना उनको रस्सी से बांध दो, मतलब उनका एक गुच्छा बना दो, एक ग्रुप बना दो। इनमें से कोई भी दो लोग हो सकते हैं, रेंडमली कोई भी दो लोग हो सकते हैं। तो मैंने किन्हीं भी दो लोगों को रस्सी से बांध दिया, ये रस्सी मान लो, इसको बांध दिया, ठीक है। अब टोटल लोग कितने बच गए, इस पूरे को एक मानना है, अब इस पूरे को अब एक मानना है। 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 लोगों को अरेंज करना है, अब इन 6 लोगों को अरेंज करना है, क्योंकि ये दो तो हमेशा साथ रहेंगे ना। अब ये दो, चाहे तुम इनको यहाँ बैठाओ, चाहे तुम इनको इसको यहाँ बैठाओ, चाहे तुम इसको यहाँ बैठाओ, चाहे तुम इन लास्ट में बैठाओ, दो तो हमेशा साथ रहेंगे ना, क्योंकि इनको तो हमने रस्सी से बांध दिया, स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर लिया। तो ये दो हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन बन गया टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 पर्सन्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि 6 लोगों को एक रो में बैठाने के कितने तरीके हैं। जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए हमने क्या किया था कि 7 लोग थे, 7 को बैठाने का कितने तरीके थे, दैट इज 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 6 लोग हैं, 6 लोगों को एक लाइन में बैठाने के लिए कितने तरीके हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल। लेकिन दैट इज 6 फैक्टोरियल। लेकिन कमाल की बात यह है, ये जो दो लोग हैं, ये जो दो लोग हैं, ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं। अज्यूमिंग, हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब आइडेंटिकल नहीं है। अगर ये सब कुछ आइडेंटिकल हो गया फिर तो ये रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल भी चेंज हो जाएगा। अगर ये सारे एक जैसे हुए तो सारे, या फिर इन सारों में से कोई भी 2 या 3 अगर आइडेंटिकल हुए, दो व्यक्ति एक जैसे हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर जितने भी हैं सारे तो नहीं, मतलब 2 या 2 3 फॉर एग्जांपल 3 लोग अगर आइडेंटिकल हो गए, यहाँ पे 3 लोग एक जैसे हो गए, तो ये 7 फैक्टोरियल नहीं आएगा फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस, फिर चेंज हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस, फिर तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ही चेंज हो जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो अगर नहीं लिखा होता है तो जर्नली हम डिफरेंट मान के चलते हैं, जब आइडेंटिकल का केस आता है तो एग्जामिनर हमें स्पेशली मेंशन करके देता है दैट ओ फ्रॉम दिस 7 3 आर आइडेंटिकल, तो स्पेशली लिखा होता है, बट जनरली वी टेक इट एज अ डिफरेंट। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल ही आएगा, अगर आइडेंटिकल होगा तो दैट विल बी अनदर केस। तो हम बात कर रहे थे कि इनके रिजल्ट है 6 फैक्टोरियल, कि 6 लोग थे, 6 लोगों को लाइन में बिठाना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 6 फैक्टोरियल। ये दो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। लेकिन आप एक बात सोचो, इनको इंटरचेंज होने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग हैं, इंटरचेंज होना है कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे 6 लोग हैं, 6 लोगों को इंटरचेंज होना है, अरेंज होना है, कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल। 2 लोग हैं, इंटरचेंज होना है, कितने तरीके हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए आएगा। कई बार है ना, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनके अंदर बच्चे 2 फैक्टोरियल भूल जाते हैं, 2 फैक्टोरियल भूल जाते हैं बच्चे मल्टीप्लाई करना, बिकॉज 6 लोग हैं, 6 बंदों को अरेंज करना है। बट ये तो सोचो कि उसके अंदर जो 2 लोगों का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर जो 2 लोग हैं वो भी तो अरेंज हो सकते हैं, उनका भी तो कॉम्बिनेशन या उनका भी तो परम्यूटेशन हो सकता है, वो भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी सीट्स। तो उसके लिए हमारे पास आता है 2 फैक्टोरियल। तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ये क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब हमसे पूछा क्या था, पूछी थी हमसे प्रोबेबिलिटी कि इन केसेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन केसेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन केसेस का आना मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस थे, तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आए हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 7 फैक्टोरियल। अब ये नहीं, प्लीज़ मेक इट ईजी, कैलकुलेशन ईजी करने के तरीके होते हैं वो आने चाहिए। ये नहीं कि अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, 2 फैक्टोरियल की 2, 7 फैक्टोरियल की जो भी होती है, 7 फैक्टोरियल वैल्यू याद नहीं भाई, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करके, नहीं 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 नहीं, यू कैन राइट इट एज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल को यू कैन राइट इट एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल,
यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 7 इज 7, 2/7. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. तो ऐसा नहीं कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 रख रहे हैं, फिर 7 से फैक्टोरियल की वैल्यू रख रहे हैं, फिर उनको काटते फिर रहे हैं, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, नहीं. सिंपली 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, सिंपली 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और अपना आंसर आ गया 2/7. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और अगर आप इस क्वेश्चन में जो मेथड लग रहा है दैट इज स्ट्रिंग मेथड की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नामक चैप्टर है, उसके अंदर एक एक्सरसाइज मिलेगी, उसके अंदर से आप स्ट्रिंग मेथड के क्वेश्चंस कर सकते हो. और प्रोबेबिलिटी तो इतनी बेसिक प्रोबेबिलिटी तो आई होप यू गाइस नो. इस क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर इसको ध्यान से किया जाए तो, और वैसे याद करने में या समझने में ईजी, वेरी इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन हमसे बोला है दैट इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स. पहली बात तो इस लाइन पे फोकस करना है. इस क्वेश्चन की हर एक लाइन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है. इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0. पहली कंडीशन ए कोमा बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, such that a square minus b square is the prime number. A square minus b square is a prime number. Then a square minus b square is equals to. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बात पे फोकस करते हैं, एक बात की तह तक जाते हैं. प्राइम नंबर क्या होता है? What do you mean by prime number? प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 और खुद से मल्टीप्लाई होके बनाओ. सिंपल भाषा में कहे तो वैसे तो डिवाइजर, जिसका डिवाइजर 1 और इट्स सेल्फ होते हैं, वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस हैं हमारे पास. सिंपल सी भाषा में प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 और खुद से मल्टीप्लाई होके बनाओ. मतलब एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो नया नंबर बनेगा दैट इज़ बेसिकली प्राइम नंबर. तो ऐसे ही अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार ओपन करूँ तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम सब जानते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सब जानते हैं. ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है. अब मैंने क्या बोला, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये एक तो 1 और एक कोई नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई होकर बना. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक 1 होगा, इन दोनों में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर. अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है तो उसको 1 और एक नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होना पड़ेगा. मतलब इन दोनों में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा. अब 2 केसेस पॉसिबल है. केस फर्स्ट लेते हैं. केस फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a इक्वल्स टू 1 प्लस बी. इसको एक बार के लिए इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 प्लस बी माइनस बी इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी प्लस बी. कैंसल. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2b. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2b. अब बात आती है b की. b की वो वैल्यूज़ ही यहाँ वैलिड होगी जिससे ये नंबर प्राइम बनेगा. ऐसे जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल b की वैल्यू 4 लेना, 4 टू 8 प्लस 1 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 आ रहा है विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे b की भी वही वैल्यूज अलाउड होंगी जिससे नंबर प्राइम बनेगा. जैसे 3, b की वैल्यू 3 लो, 3 टू 6 प्लस 1 7, 7 इज अ प्राइम नंबर. बट अगर आप 4 लेते हो तो 4 टू 8 प्लस 1 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे b की वही वैल्यूज अलाउड होंगी जिनसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर बने. बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है. हम उस कंडीशन को नहीं टाल सकते कि दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर. आगे आते हैं. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से 1 प्लस 2b की इक्वल आ गया. और
अकॉर्डिंग टू दिस केस a माइनस बी इक्वल्स टू 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अरे अपने पास ये ऐसे था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, N2 में a माइनस बी। हमने a माइनस बी को केस फर्स्ट में क्या लिया है 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी के, दैट इज 1 प्लस 2b इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब ये नंबर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी के, ये नंबर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी। किसने ये तो पूछा था, द नंबर इज इक्वल्स टू, द नंबर इज इक्वल्स टू a प्लस बी। आंसर आ गया आपका, लेकिन 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 आंसर आपका आ चुका है, लेकिन हम केस 2 भी डिस्कस करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है केस 1 वर्क नहीं करता तो हमें केस 2 पे जाना ही पड़ता है, समटाइम्स ऐसा होता है केस 1 वर्क नहीं करता हमें केस 2 पे जाना पड़ता है। तो केस 2 भी देख लेते हैं एक बार। केस 2 क्या होगा, केस 1 में हमने a माइनस बी को 1 लिया है, अब दोनों में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा अगर उसको प्राइम नंबर होना है तो। उसको अगर प्राइम नंबर बनना है तो इन दोनों फैक्टर जो है इसके a माइनस बी और a प्लस बी, इनमें से किसी एक को 1 होना पड़ेगा। ये कन्फर्म है क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। तो a माइनस बी 1 हुआ अगर, तो ये नंबर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी के, ये नंबर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी के। अगर a प्लस बी 1 हुआ तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या होगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो a प्लस बी कभी 1 हो ही नहीं सकता, a प्लस बी 1 कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन था दैट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कभी 1 नहीं हो सकता, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कभी 1 नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दोनों की मिनिमम वैल्यू 1 है, दोनों की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 मिनिमम वैल्यू ही a प्लस बी की 2 आ रही है। अगर मिनिमम नहीं मतलब सबसे कम अगर एक जस्ट अंदाजे के लिए वैल्यू ले तो a की 1 ले लेते हैं, b की भी 1 ले लेंगे, 1 प्लस 1 2 आ रही है, फिर भी a प्लस बी कभी 1 हो ही नहीं सकता, a प्लस बी कभी 1 हो ही नहीं सकता। तो a माइनस बी को ही क्या होना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे अपना केस 2 रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि a प्लस बी कांट नेवर बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन में गिवन है a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे आंसर क्या आता है a प्लस बी, और इसका अगर आप इन डिटेल एक्सप्लेन ये वाला स्टेप अगर आप नहीं करोगे तो भी ये क्लियरली समझ आता है कि अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 1 हो गया तो इसको 1 कर दो, ये बच गया a प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी के। लेकिन आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है क्योंकि केस 2 समटाइम्स केस 2 भी उलझा लेता है बच्चों को, कई बार केस 2 से भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो केस 2 भी समझना ज़रूरी था। तो इसका आंसर आ जाता है अपना ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी पढ़ते हो आप इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ और एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से चैप्टर आता है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 होता था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, 7 पता नहीं 8 होता है, चैप्टर नंबर 8, 7, 8, 9 में से एक होता था जो व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब नीचे से ऊपर से नीचे देखा जाए, ऊपर से नीचे देखा जाए, और जो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट बोलते हैं जिसको लाइन ऑफ साइट बोला जाता है कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर है आपके हेड के, परपेंडिकुलर बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस लाइन से नीचे जब आप देख रहे हो तो ये वाला एंगल, लेट अस सपोज ये ऐसे है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला बीच वाला ये एंगल इज बेसिकली नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो और फिर जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बहुत है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स, इस क्वेश्चन की सबसे मेन लाइन 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है +1 जैसे एपीजीपी में भी तो पढ़ते हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में कैसे लिखी जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे तो लिखते हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ऑन आर रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ द हिल वर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक बार डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। डायग्राम कुछ इस टाइप का है इस क्वेश्चन का कि हमारे पास एक ये हिल है,
जिसकी हाइट हम मान लेते हैं, गिवन नहीं है क्वेश्चन, यही हमसे पूछी गई है, एच हाइट ही हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, जिसकी हाइट हम मान लेते हैं कितनी है, एच, और ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, जिसे अभी अभी लाइन ऑफ साइट हम बोल रहे थे। ये वही है, यहाँ कोई इंसान ऐसे खड़ा है और यहाँ से एक ऐसे देख रहे हैं और एक वहाँ उस पॉइंट पे जाके देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज बेसिकली योर 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज बेसिकली योर 60 डिग्री, मतलब ये अपना 60 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल्स, दिस इज 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स, ठीक है। अब हमें बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये x डिस्टेंस पे है, ये पहले वाला स्टोन, लेट अस पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं, ABC, अगर ये स्टोन A जो है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट विल बी x+1 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन +1 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही हो गया कि अगर ये x है दैट विल बी x+1, यही मेन है बस इस क्वेश्चन में। इसके अलावा तो ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलेशन, साइन थीटा कोस थीटा, बस यही कैलकुलेशन है, x+1। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल CDA, अगर ADC लिख देते हैं, ट्रायंगल ADC, अगर हम साइन 10 60 निकालें, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू h/x, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी h/√3, tan 60 इज √3, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं ट्रायंगल CDB में, ट्रायंगल CDB ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तो h अपॉन में टोटल लेंथ, this total length is x+1 is equals to tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 is 1/√2, that is h/x+1 is equals to 1/√3। x की वैल्यू रखो वहाँ से, x की वैल्यू वहाँ से आ रही है h/√3 +1 is equals to 1/√3, that is √3h is equals to h +√3 इंटू में √3, ये मैंने एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 3h - h is equals to √3, that is 2h is equals to √3, h will be equals to √3/2। यहाँ पे एलसीएम लिया है, √3 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे √3 चलेगा और ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू √3 3। तो हमारे आंसर क्या आ रहा है, h हाइट ऑफ हिल कितनी आ रही है, √3/2, दैट इज √3/2, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, √3/2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे सोचते हैं इसमें क्या अच्छा है, 4 ऑप्शन पुट करके देख लो, जिस पे वैल्यू 0 आ रही है वो हो गया रूट, जिस पे वैल्यू 0 आ रही है वो हो गया रूट, क्यूबिक का रूट ही तो पूछा है। 4 ऑप्शन है, चारों में वैल्यू पुट करके देख लो, जोन से 0 आ रहा है इक्वल्स टू 0 आ रहा है वो रूट है। हाँ, कहने में ईजी है, कहने में और करने में भी। अगर इस तरीके से करोगे तो आप बहुत ईजी है, अगर आप इस तरीके से करते हो इस क्वेश्चन को तो बहुत ईजी, बहुत ईजी। अब बात भी सही है, इतना टाइम क्या होता है, 4 ऑप्शन है पुट करो आंसर निकालो। बट फॉर अ सब्जेक्टिव पेपर, और जो बच्चे एक लेवल पे पढ़ते हैं उनमें इस क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना आता है। कई जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इस क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना आता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, दिस क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, पूछा जाता है और क्वेश्चन आते हैं क्यूबिक ग्राफ से। कई बार ऐसा होता है क्यूबिक का ग्राफ दे देते हैं और पूछते हैं एरिया अंडर दिस कर्व, तो वह इंटीग्रेशन वगैरह आ जाता है फिर।
तो जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनके अंदर इसका ग्राफ आना चाहिए। तो आज हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, इस एक क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद आप सबका एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो किसी और क्यूबिक के ग्राफ में तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस क्यूबिक का आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका आंसर सिंपल है कि आप इन चारों ऑप्शन को पुट करके देखो, आ रहा है, ठीक है, जिसके इक्वल्स टू 0 आ जाएगा वही आंसर है। इसका एक तरीका और है, मेथड 2 डिस्कस करते हैं। मेथड 1, पहले मेथड 1 डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9। हम क्या कहते हैं कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपने पास जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको हम कैसे लिखते हैं, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू में एक्स माइनस बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, लिखते हैं नहीं लिखते, ऐसे लिख सकते हैं इसको। लीडिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना मत भूलना, सब बच्चे भूलते हैं क्योंकि यहाँ पर जनरली 1 लिखा होता है, बट वो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ भी फिर 1 ही होता है, बट मल्टीप्लाई दोनों जगह होता है लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट बहुत बड़ी बड़ी गलती करवा देता है। सिमिलरली लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0, और इसके क्यूबिक के तो 3 रूट होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो क्यूबिक के 3 रूट है तो वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम बेसिकली इस चीज़ को इसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं ताकि हम इसको इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल्स टू 0 और इसको इक्वल्स टू 0 करके हमारे रूट्स का पता लगा सके। ये मेथड 2 है, इसको मेथड 1 है इस क्वेश्चन को करने का, मतलब बेसिकली 2 बोलो इस मेथड को, क्योंकि 1 तो क्या है, हिट एंड ट्रायल। 1 तो क्या, हिट एंड ट्रायल करो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, किसी भी तो 0 आ ही जाता है। इतनी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक दी नहीं होती कि जाके 25 पे 0 आ रहा है। 25 का क्यूब कौन करने बैठेगा पेपर में, इतनी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक देते नहीं है। ज़्यादातर हिट एंड ट्रायल में मिलता है 1 2 3 -1 -2 -3, ज़्यादातर में यही मिलता है। तो आप पुट करके देख लो, इसका इन चारों में से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। बट अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए, थोड़ा सा, तो ये मेथड 2 आता है कि हम इस क्यूबिक को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो x माइनस अल्फ़ा को मैं 0 के इक्वल पुट करके x इक्वल्स टू अल्फ़ा एक रूट निकाल सकते हैं। तो बात यह आती है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कैसे जाए, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कैसे जाए। तो उसके लिए पहली बात तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, मैंने 3x स्क्वायर को ऐड किया है और 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है ताकि अपनी इक्वेशन पर वही फ़र्क ना पड़े। -6x को मैं -9x प्लस 3x लिख सकती हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, बच्चों को डाउट ही होता है कि हमें कैसे क्लिक करेगा, वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हमें कैसे क्लिक करेगा, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो आपके दिमाग की उपज पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग किस स्पीड से चलता है, कितनी एक्यूरेसी है, कितनी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसे क्लिक हुआ कि 3x स्क्वायर ही करना है, कैसे क्लिक हुआ कि नहीं करना है, कैसे पता चला कि 6x को -9x प्लस 3x लिखना है। वो आपकी क्लिकिंग पावर होनी चाहिए या फिर वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए होंगे तो डेफिनेटली विल गेट दैट, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ये बच गया x माइनस 3। यहाँ से 3x को कॉमन लो, दैट इज x माइनस 3। यहाँ से 3 को कॉमन लो, दैट इज x प्लस 3। x प्लस 3, एक मिनट, सॉरी। इसमें से और इसमें से x स्क्वायर को कॉमन लो, दैट इज x स्क्वायर x प्लस 3। इसमें से और इसमें से -3 को कॉमन लो, सॉरी -3x को, दैट इज x प्लस 3। माइनस बाहर आ गया ना, तो -3x जब अंदर मल्टीप्लाई दैट इज -3x स्क्वायर, वो ये रहा, फिर ये उधर जाके मल्टीप्लाई -9x, वो ये रहा, तो -3x कॉमन लिया। यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन लो, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 को इस पूरे में से कॉमन ले लो, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
ये आगे सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे भी सिंपल बनाएंगे अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट हुए। लेट अस चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डी, कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो तो इमेजिनरी रूट हम कैलकुलेट ऐसे फैक्टराइज उसको कर नहीं सकते। तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4, ए इज़ 1, सी इज़ 3, फोर्थ इज़ 12, 9 माइनस 12 दैट इज़ माइनस 3। डी इज़ लेस देन जीरो, इमेजिनरी रूट्स, डी इज़ लेस देन जीरो इमेजिनरी रूट्स। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ से या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। तो दो रूट तो यहाँ से आएंगे जो कि इमेजिनरी है। और आपको एक कमाल की बात बता रही, कॉम्प्लेक्स क्यूबिक के हमेशा 3 रूट होते हैं, और अगर किसी क्यूबिक के इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इस क्यूबिक के 2 रूट रियल है एक इमेजिनरी है, कभी भी नहीं हो सकता। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इस क्यूबिक के 2 रूट रियल एक इमेजिनरी है, नेवर। क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। तो इसका अगर एक रूट रियल है तो दोनों इमेजिनरी हैं और दोनों पेयर में आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके 3 रूट हैं और तीनों में से 2 रियल है एक इमेजिनरी है, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि 2 रूट अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो दोनों पेयर में आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी देख लो, एक ही रूट रियल है, एक ही रूट रियल है। जो दो रूट है इस क्वाड्रेटिक के, दोनों इमेजिनरी है। दोनों रूट हमेशा पेयर में आएंगे, क्यूबिक के अगर इमेजिनरी रूट है हमेशा पेयर में ही आते हैं, ये बात आप याद रखिए। तो यहाँ से या तो ये 0 या ये 0। तो इसने पूछा है रियल रूट, इसी वजह से इसने स्पेशली लिख के दिया है क्वेश्चन में, वरना तो इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करेंगे फिर हम आयोटा वगैरह, आयोटा से कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, फिर वो नहीं पूछे। इसने क्या पूछा है, रियल रूट। वो सीखा है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेट करना है इमेजिनरी रूट, उसके आयोटा, उसमें 3 आयोटा आएगा वहाँ पे। x + 3 = 0 रियल रूट के लिए, x = -3। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो पहला मेथड तो हिट एंड ट्रायल, ट्राई हिट एंड ट्रायल। +1 रखो, -2, +1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो। तुक्का बैठ गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक रख लोगे। पेपर में इतना टाइम होता नहीं है कि पहले 1 रख के देखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा। तो बच्चे यही सजेस्ट करते हैं कि 4 ऑप्शन है, चारों में से ट्राई मार लेते कौन सा फिट बैठ रहा है। एक ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है अगर किसी की क्लिकिंग पावर ज़्यादा होती है, जो क्लिक कर जाता है कि हाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फैक्टर्स, तो वो ऐसे कर लेता है। तो रियल रूट पूछे तो x + 3 = 0 करेंगे तो x = -3 इसका आंसर आ जाएगा। एक कई बच्चे होते हैं जो सब्जेक्टिव पेपर राइट करके आते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर राइट करके आते हैं वो क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ को देखते हैं कि नियरेस्ट पॉइंट किसके नज़दीक आ रहा है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे अगर आपने इसका ग्राफ बनाया, लेट अस सपोज इसका ग्राफ समथिंग ऐसा आया, ठीक है। ऐसा आएगा नहीं बाकी, क्योंकि एक ही रियल रूट है, 2 इमेजिनरी है। एक ही रूट है तो इट मे बी समथिंग ऑफ दैट टाइप, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। अगर रियल रूट एक है तो क्यूबिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा, ठीक है। तो अगर एक रूट है, एक रियल रूट है, तो ये मैक्सिमा है ना, जो ये मैक्सिमा पॉइंट है और ये मिनिमा पॉइंट है, ये निकाल लेते हैं बच्चे। मैक्सिमा मिनिमा निकालना बहुत ईजी है, क्यूबिक का मैक्सिमा मिनिमा निकल जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके ये जो पॉइंट आता है ना, इसके आगे या पीछे जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं ना बच्चे, उसको ही रख के देखते हैं सीधा, कि इसको रख के देखते हैं 0 आ रहा है मतलब 0 है, 0 आ रहा है मतलब रूट है, डायरेक्ट बच्चे उसको ही रख के देखते हैं। तो एक बार हम इस क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों के लिए, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो एक बार इस क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 11th और 12th क्लास के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, मैक्सिमा मिनिमा के, मोनोटोनिसिटी के, कॉन्केविटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं इसमें, d2/dx2 डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं क्यूबिक के ग्राफ ड्रॉ करते वक्त। इस वजह से बच्चे इसको जर्नली स्किप ही कर देते हैं कि रहने ही देते हैं, नहीं होने वाला भाई। तो हमारे पास क्यूबिक है x³ - 6x + 9 = 0। अब देखो, जब भी हमें क्यूबिक दिखे, सबसे पहला जो काम हमें करना है दैट इज dy/dx, मतलब उस क्यूबिक को डिफरेंशिएट करना है। dy क्या है, इसको कोई फंक्शन मान लो, नॉट इक्वल्स टू 0, इसको कोई फंक्शन मान लो। लेट अस सपोज मैंने y मान लिया एंड y = f of x, मतलब ये कोई फंक्शन है x के अंदर, ये कोई फंक्शन है x के अंदर। अब आप यहाँ से क्लियर कट देख रहे हो क्यों, अगर f of 0 मैं बोल लूँ, f of 0 कितना आ रहा है 9, f of 0 का मतलब है f of x, मतलब x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है इक्वेशन में 0, x की जगह पे
एक्स की जगह पे अगर आप 0 रख रहे हो तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 9, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो एफ ऑफ 0 इज 9। ठीक है, एक पॉइंट तो ये मिल गया। तो आप हमेशा dy बाई डी एक्स करके देखो, एक बार क्यूबिक का क्या करके देखो, dy बाई डी एक्स करके देखो। dy बाई डी एक्स से होगा क्या, dy बाई डी एक्स जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें बताती क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल, दो चीज़ होती हैं। dy बाई डी एक्स टेल्स अस अबाउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 2x, तो आप x की वैल्यू रखोगे उसके अंदर। जैसे मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, उसकी वैल्यू है 2x, मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, उसकी वैल्यू है 2x। अब अगर मैं इसकी जगह x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप 2 है। उसका स्लोप क्या है 2 है। x इक्वल्स टू 1 पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप कितना है 2। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सबसे पहला टास्क हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। डिफरेंशिएशन आई होप इतना बेसिक आता है आपको। तो 3x स्क्वायर माइनस 6, दिस इज बेसिकली आर dy बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे, ये देखने के लिए। अच्छा, आपको इतना जर्नल बेसिक आइडिया तो होता है कि जर्नली क्यूबिक के ग्राफ इस टाइप के, इस टाइप का क्यूबिक के ग्राफ इस टाइप के होते हैं। इस टाइप में ग्राफ मुड़ा है, ग्राफ मुड़ा इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप क्या है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब स्लोप क्या है 0। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, वाई एक्सिस का कितना होता है इन्फिनिटी। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी कितना होगा 0। तो अगर ये ग्राफ मुड़ा है, अगर इस ग्राफ की कॉन्केविटी जिसको हम बोलते हैं, अगर ये ग्राफ यहाँ से यहाँ मुड़ा है, ये मुड़ा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी उसका स्लोप क्या होगा 0। तो ये देखने के लिए ग्राफ कहीं मुड़ा है नहीं मुड़ा, हम dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे 0, dy बाई डी एक्स को 0 करते हैं। ये आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, दैट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। प्लस माइनस नहीं भूलना भाई, कॉन्केविटी, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, इन सबको चेक करते वक्त प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, मतलब x की 2 वैल्यू ऐसी हैं जिन पे ग्राफ मुड़ा है। x की 2 वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, 2 पोजीशन ऐसी है जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 है। मतलब इस टाइप का या फिर इस टाइप का, मतलब 1 पॉइंट गिरा, 1 पॉइंट गिरा, 1 पॉइंट गिरा, 1 पॉइंट गिरा। मतलब इस क्यूबिक के ग्राफ में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट की स्लोप 0 ही है। इस क्यूबिक के ग्राफ में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ है, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से, एक्स इक्वल्स टू रूट 2 और एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2। ठीक है, मार्कर। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं d2 y बाई डी एक्स 2। अच्छा, आपको यहाँ से एक बात क्लियर होती है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 कि लेट अस सपोज इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ऐसा होगा नहीं, मैंने बता दिया ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक ही रियल रूट आ रहा है, अपना अपना एक ही रियल रूट है। मतलब ये ग्राफ, इस क्यूबिक का जो ग्राफ हो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, स्लोप सिर्फ वहीं 0 हो रही है जहाँ पे या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है, या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट माइनस रूट 2 लेट अस सपोज और ये पॉइंट रूट 2 है, तो इन दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या आ रही है टेंजेंट की 0। अरे ये टेंजेंट है ना इस पॉइंट पे रूट 2 पे, और ये माइनस रूट 2 पे टेंजेंट है, ये रूट 2 पे टेंजेंट है, इनकी स्लोप क्या आ रही है 0। मतलब ये दोनों लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल। इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप क्या आ रही है, टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल नहीं, टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही है 0। टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही है 0। इसका मतलब क्या है, या तो वहाँ पे मैक्सिमा है
या फिर वहाँ पे मिनिमा है, या तो वहाँ पे मैक्सिमा है या वहाँ पे मिनिमा है। अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से, मतलब कि d2y/dx2 जैसे आप बोलते हो। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब d2y/dx2 निकालेंगे। अब अगर मैं d2y/dx2 निकाल लूँ तो मतलब कि इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 6x। हमारा जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो x पे डिपेंडेंट आ रहा है, वो x पे डिपेंडेंट आ रहा है। अब हमें तो ये देखना है कि +√2 पे क्या है, -√2 पे क्या है, क्योंकि हमें पता है +√2 पे और -√2 पे टेंजेंट की जो स्लोप है वो 0 हो रही है। टेंजेंट की स्लोप +√2 पे और -√2 पे दोनों पॉइंट पे 0 हो रही है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इन दोनों में से किसी एक पे या मैक्सिमा है, एक पे मिनिमा है, और वो हमें निकालना है। वो हमें अब निकालना है, तो उसके लिए d2y/dx2 में वैल्यू पुट करो। मैंने d2y/dx2 में √2 की वैल्यू पुट की तो आ रहा है 6√2 > 0। मैंने d2y/dx2 में x = -√2 पुट की, ये रिप्रेजेंटेशन होती है पुट करने की। ब्रैकेट लगा के नीचे √2 लिखा हुआ मतलब x की वैल्यू √2 पुट की है, दैट इज आंसर इज 6√2। ब्रैकेट लगा के साइड में लिखना -√2, दैट इज -6√2, दिस इज नेगेटिव। और ये हम बेसिक मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ते हैं कि अगर d2y/dx2 > 0 होता है तो क्या होता है, <0 तो क्या होता है, > 0 होता है दैट इज मिनिमा, सॉरी हाँ दैट इज मिनिमा, एंड दैट इज <0 होता है मैक्सिमा। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि x = √2 पे क्या है, मिनिमा, x = -√2 पे क्या है, मैक्सिमा। मिनिमा, मैक्सिमा और टेंजेंट की स्लोप क्या है, 0। अब मिनिमा मैक्सिमा है तो टेंजेंट की स्लोप 0 तो होनी ही थी, क्यों, हम वो पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि, और एक बात का खास ध्यान रखना है, ये मतलब नहीं है इस x = √2 रखने का कि उसकी वैल्यू 6√2 है। कई बार ऐसा होता है कि x की वैल्यू 2 रखी क्वेश्चन में तो y की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखते हैं y की वैल्यू 4 आ रही है। ऐसा नहीं है ये कि x की वैल्यू √2 रख के 6√2 आ रही है, नहीं, वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो > 0 है। वो सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो > 0 है, वो वैल्यू नहीं है √2 पे। √2 पे वैल्यू कब आएगी, जब आप इस √2 को इसमें पुट करोगे। फंक्शन की √2 पे वैल्यू तब आएगी जब इस √2 को उसमें पुट करोगे, ना कि यहाँ पे, ना कि डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है। यहाँ कहीं हमारा √2 है, यहाँ कहीं हमारा -√2 है, यहाँ कहीं हमारा 0,9 है। अब आते हैं ग्राफ पे। हमें पता चल गया कि ग्राफ x एक्सिस को एक बार काटेगा, एक बार कट करेगा। वो नहीं भी पता तो भी पहले ग्राफ बनाते हैं, वो बाद में पता चलता है ग्राफ बनाने के बाद। x = -√2 पे क्या है, मैक्सिमा। लो भाई, x = -√2 पे मैक्सिमा, और x = 0,9 पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये कुछ इस टाइप का कट कर रहा है। अच्छा, x = √2 पे क्या है, मिनिमा। x = √2 पे क्या है, मिनिमा। मिनिमा मतलब इस टाइप का कुछ मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। किया ना कट x एक्सिस को एक बार ही ग्राफ ने सिर्फ x एक्सिस को कट किया है, सिर्फ एक बार ही ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक रियल रूट एग्जिस्ट करती है इस क्यूबिक के, दोनों जो बाकी दो रूट है वो दोनों इमेजिनरी है। और हमें अंदाज़ा कैसे लगाना है, हमारा आंसर क्या आया था, हमारा x = -√2 इज समथिंग -1.4 समथिंग, -1.4 समथिंग। अब हमें अंदाज़ा लग गया कि x एक्सिस को कट कर रहा है -1.4 के बाद, तो -2 और -3 रख के देखो, सीधा क्या रखे देखो, -2 और -3 1। क्या पता कई बार ऐसा होता है, लक बच्चे हिट एंड ट्रायल करने लगते हैं, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 तीनों रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर -2, फिर -3। आपको यहाँ से हिंट मिल गई कि 1.4 मतलब
इसके बाद वाले नंबर को रख के देखो सीधा, क्योंकि इससे पहले नहीं एक्स एक्सिस को कट करने वाला कहीं पे भी, इससे पहले तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, इसके बाद एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो सीधा -2, एक तो -1.4 से क्या होगा -2 या -3, सीधा दो वैल्यू पुट करके देखो जिस पे आंसर आ रहा है वो आंसर है, जिस पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है क्यूबिक को ड्रॉ करने का। क्यूबिक को ड्रॉ करना बहुत इजी है, बस मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, कॉन्केविटी, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये डिक्रीजिंग कैसे आएगा, इंक्रीजिंग कैसे आएगा, ये आप यहाँ से पता करते हो, dy/dx के फैक्टर बनाते हो आप, प्रॉपर फैक्टर बना के देखते हो कि इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, तो उसकी हमें फ़िलहाल इतनी ज़रूरत है नहीं, हमारे क्वेश्चन में उनका कहीं यूज़ है नहीं। हमें फ़िलहाल बस यही देखना था कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ सकती है जिस पे एक्स एक्सिस को कट करें, दैट इज़ -1.4 के बाद जितनी भी वैल्यू आपके, जस्ट ऐसा होता है कि हम इसको रख के देख सकते हैं, जस्ट -2 -3 वो आप पुट करके देख लो, जिस पे 0 आ रहा है वही आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्यूबिक का ग्राफ। इस वजह से बोला था मैंने कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है करने को। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बहुत ऐसे कहते हैं, सॉल्व भी इसको ऐसे ही करवाते हैं कि हिट एंड ट्रायल है भाई, कर लेना, हिट एंड ट्रायल है, कर लेना, 4 ऑप्शन है, चारों पुट करके देखो जिस पे 0 आ रहा है वही आंसर है। नहीं, इसको करने का एक तरीका ये है, इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि आप ग्राफ बनाओ और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल करना। इसमें बाद में हिट एंड ट्रायल है, बट सेफ हो कि इतने हिट एंड ट्रायल तो नहीं करने कि 1b 2b 3b फिर -1 फिर -2 0 पुट करके देखते हैं कहीं तो। हालांकि इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि 0 पे 0 नहीं आएगा, बट कहीं में नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि इसका आंसर डायरेक्ट आ रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से, बट स्टिल, और ये वाली अप्रोच बहुत कम बच्चों को आ पाती है, तो इस अप्रोच के लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस अप्रोच के लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो ग्राफ वाली अप्रोच है वो आप फिर भी सीख सकते हो, अगर आपने मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी की डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत भी आता है तो वो आप इजीली कर सकते हो, बट ये वाली अप्रोच के लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस वाली अप्रोच को ध्यान रखें, इसको नोट कर ले अगर कहीं कॉपी में, अगर आपने इस टाइप की अप्रोच आज तक यूज़ नहीं की है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब सारे इजी क्वेश्चन है, बस एक लास्ट में क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे इजी क्वेश्चन, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच गए हैं जितने बच गए हैं। बस ये जैसे कि अपना ये क्यूबिक वाला क्वेश्चन हो गया और एक ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन, ये बहुत गजब क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर बच्चों से नहीं हो पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लग रहा सिवाय एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन को छोड़ के। प्राइम नंबर की डेफिनेशन बतानी चाहिए बस उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक पे वर्क किया है, बिल्कुल बेसिक पे। इसमें भी क्या है, क्यूबिक वाले क्वेश्चन में भी तो अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक वर्क बेसिक पे कि क्यूबिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो बेसिक चीज़ है, dy/dx, डिफरेंशिएशन, बेसिक चीज़ें हैं ये सारी। चलिए कोई नहीं, अगर आपने इस टाइप की ये वाली अप्रोच पहले नहीं देखी है तो इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ग्राफ बनाना अगर आपको नहीं आता, आई होप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा आज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी एंड इफ ईच ऑफ देम शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन, देन हाउ मैनी हैंडशेक टेक प्लेस इन द पार्टी। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जितने CET के और ग्रुप डी के पेपर देखे हैं, मैंने देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि पार्टी में इतने लोग थे, हैंडशेक कर रहे हैं आपस में, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो कि एक बंदा जाके हैंडशेक करेगा तो इतने होंगे ×20। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो। दूसरा तरीका, अगर आप 11th क्लास में बाइनोमियल नाम का एक चैप्टर आता है, PNC के बाद ही पढ़ाया जाता है, पहले बाइनोमियल पढ़ा जाता है, बाद में PNC पढ़ाई जाती है। बाइनोमियल नाम एक चैप्टर आता है, उसके अंदर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NC2। सारे टीचर वही बताते हैं, सब वही बताते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा NC2, वेयर n इज द नंबर ऑफ पर्सन्स। उससे अगर हम करें तो NC2, n इज 12, C2, NC2 को सॉल्व करने का तरीका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, यही होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, दैट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। अगेन आई एम सेइंग डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है कि 12 फैक्टोरियल की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 मल्टीप्लाई करके, फिर 10 फैक्टोरियल की कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वो रख रहे हैं, फिर 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वो रख रहे हैं। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल। 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल divided by 2 factorial into 10 factorial. 12 factorial can be written it as 10 factorial cancel, 2 factorial की वैल्यू 2 ही होती है, 6
आंसर इज 66. योर आंसर इज 66. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. तो अगर आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको टाइम बचाना है, कई बच्चे होते हैं फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, सब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ये भी भूल जाते हैं. NC2 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, NC2 डायरेक्ट, NC2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका. तो आप n, वेयर n इज द नंबर ऑफ पर्सन, वेयर n इज द नंबर ऑफ पर्सन. नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन में कितने गिवन है? 12. बट कई बच्चे इसको बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक तरीके. ये तो होगा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वाला तरीका. कई बच्चे इसको पता है बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं कि 12% है. एक बंदा 11 बंदों से हैंडशेक करेगा, एक बंदा जाके 11 बंदों से हैंडशेक करेगा, क्योंकि एक तो वो खुद काउंट हो गया ना, 11 और एक खुद को मिला के 12. एक बंदा जाके 11 बंदों से हैंडशेक करेगा, 12 कितनों से करेंगे? एक बंदा जाके 11 बंदों से हैंडशेक करेगा, तो 12 बंदे जाके 11 × 12. अब बच्चे क्या करते हैं? 11 × 12. आंसर नहीं आया, गलत है. तो गलत होगा ही. आपने 11 × 12 जब किया, उसके अंदर आपने वो केसेस भी काउंट कर लिए हैं जिनमें आपने उनसे हैंडशेक किया और फिर उनने आपसे हैंडशेक किया. अब ए बी से हैंडशेक करे और बी ए से हैंडशेक करे, बात तो एक ही है, हैंडशेक तो हो ही गया, हैंडशेक तो हो गया ना. बी ए से करे, ए बी से करे, ये तो रिपीटेटिव केस काउंट हो गए, रिपीट हो गए केसेस. तो इसको डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 6. आंसर 66. ये होता है बेसिक तरीका. ये आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला NC2. ये होता है बेसिक तरीका कि एक बंदा है, टोटल 12 बंदे हैं, मैं हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं 12, मैं और मेरे 11 फ्रेंड्स हैं. मेरे को जाके मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ हैंडशेक करना है, तो 11 फ्रेंड्स बचे ना मेरे को छोड़ के, मैं उन सबसे जाके हैंडशेक कर रही हूँ. तो टोटल 12 बंदे, अगर सारे हैंडशेक करेंगे आपस में तो 11 × 12. ठीक है. अब इसके अंदर वो केसेस भी काउंट हो गए जब मैंने मेरी फ्रेंड से हैंडशेक किया पहले, फिर मेरी फ्रेंड मेरे से हैंडशेक कर रही है. वो तो गलत है ना, वो तो 2 बार काउंट हो गया. तो 2 बार काउंट ना होने के लिए डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर 66. ऐसे इस टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको भी साथ में कर लेते हैं. इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये रहा. In a party there are 20 persons. If each person shakes hand with every other person exactly once. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं है. जैसे ये हमने कॉमन सेंस लगाई है कि 2 बार हैंडशेक ऑफ कोर्स नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 करना ही पड़ेगा. इस वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं है टाइपिंग, इस वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, बट इस वाले क्वेश्चन में मेंशन विद एवरी अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस. ये नहीं कि मैंने जाके मेरी फ्रेंड को हैंडशेक किया फिर वो थोड़ी देर बाद आके मेरे से हैंडशेक कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं. एक ही बार हैंडशेक, तो डिवाइडेड बाय 2 इसमें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, हमें डिवाइड बाय 2 ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो NC2, वही NC2. n कितना है यहाँ पे? 20C2. 20C2 is 20 factorial upon 2 factorial into 18 factorial. Again 20 factorial can be written as 20 into 19 into में 18 factorial divided by 2 into 18 factorial because 2 factorial value is 2. 18 factorial से 18 factorial cancel, 2 से 10, 10 into 19, 190. ऑप्शन नंबर B is your correct answer. फॉर्मूला से करोगे सेकंडों का काम है. ये कैलकुलेशन में जिन बच्चों की स्पीड होती है वो नहीं करते हैं कॉपी पेन पे, ऑफ कोर्स नहीं करते हैं. बट अगर हम लॉजिक से जाएं, वही अगेन कॉन्सेप्ट बेसिक, जो बच्चे फॉर्मूला नहीं याद रखते NC2, कि 20 बंदे हैं, एक बंदा हैंडशेक करेगा 19 के साथ, तो 20 करेंगे 19 into 20 बट डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज एग्जैक्टली वंस, दैट इज 10. 19 into 10, 190. दिस इज कॉन्सेप्ट, दिस इज फॉर्मूला. वो कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है. कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट के बिना फॉर्मूला नहीं आता है. कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला आया है, वो कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है. तो आप देख सकते हो आपको कौन सा तरीका आजमाना है. ये समझ आ गया तो वो ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि NC2 क्यों की है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं. आपके इस पेपर में 2 ये क्वेश्चन,
एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से हैं। प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई यूज़ नहीं है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो क्लास 10th वाली कि हाँ बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो, बेसिक नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन टोटल नंबर वैसे, बस उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ही काउंट करना महाभारत है। महाभारत भी नहीं है बेसिकली, जिसको स्ट्रिंग मेथड आता है उसके लिए कुछ नहीं है। तो इन 3 क्वेश्चन में आपके पीएनसी लग रही है, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को रिवाइज करें अच्छे से। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। द होलोस्फेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। देन द एरिया अवेलेबल टू मूव टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग इज, देखो स्पेयर का एरिया क्या होता है, स्पेयर का, होलोस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपली फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया वो पूरा घूमेगा ना स्टंट के लिए, तो पूरा पूरा घूम जाएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7, दैट इज 49 बाई 4। आर 7 नहीं है, आर इज 7 बाई 2, 7 इज डायमीटर, तो दैट इज 4 से 4 कैसे 79 पाई, 49 पाई सॉरी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो डायरेक्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, जिसको आप बहुत बार पढ़ते हो, बहुत जगह यूज़ करते हो, बहुत बार पढ़ते हो, हज़ारों टाइम यूज़ करते हो इस फॉर्मूले का, अगर आप बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो तो। क्वेश्चन में पूछ रखा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है, फॉर्मूला सबको आता है, √3/4 राइट स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल सॉरी, एरिया ऑफ equilateral triangle is √3/4 a square, √3/4 a square, where a is the side, simple, a is the side। अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करें √3/4, a is 5, 25, 4 6 = 24.25, √3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि इसकी डेरिवेशन ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो इस फॉर्मूले को, हाफ, जैसे अपने पास एक और फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ ए बी साइन थीटा, सुना है फॉर्मूला, हाफ ए बी साइन थीटा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबसे मेन फॉर्मूला तो यही होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, बेसिक तो यही होता है बेसिक फॉर्मूला। इससे ये कैसे आता है, आपको नहीं पता तो मैं हिंट दे देती हूँ, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं हिंट बता देती हूँ आपको कैसे आता है ये, इसकी बात भी करेंगे अभी। हाफ बेस इंटू हाइट, आप एक ट्रायंगल लीजिए इक्विलेटरल, जिसका बेस ए है, दिस इज बी, इक्विलेटरल तो नहीं बेसिकली। ये हाफ ए बी साइन थीटा कैसे आता है वो बता रहा हूँ मैं। हाफ ए बी साइन थीटा फॉर्मूला कैसे आता है, ये सीरीज होती है, इससे ये आता है और फिर इससे ये आता है, पहले इससे ये ड्राइव होता है फिर इससे वो ड्राइव होता है। इसको ड्राइव करने के 2 तरीके हैं, एक ये और एक वेक्टर वाला, इसको उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के 2 तरीके, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से करते हैं, आपको बताए ही देते हैं। आंसर आ गया आपका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, √3/4 स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला, आंसर आ चुका है आपको। एक बार देखते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू में हाइट, इससे आता है हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा को लाने का एक और तरीका है वेक्टर वाला, वो पढ़ेंगे अभी। हाफ ए बी साइन थीटा को लाने का एक और तरीका होता है वेक्टर फॉर्म में, वो भी देख लेंगे।
और इससे फिर आता है √3/4 ए स्क्वायर। तो मैं नाम देती हूँ, दिस स्टेप इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तो पहले स्टेप 1 को डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 में मतलब उस फॉर्मूले से इसकी कन्वर्जन डेरिवेशन के लिए आप एक ट्रायंगल लीजिए, ये हर किसी ट्रायंगल के वैलिड होता है, फिर इसको जब इक्विलेटरल के स्पेशल केस में यूज़ किया जाता है तब ये फॉर्मूला आता है। ये हर ट्रायंगल के लिए होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू साइड्स। ये वाला एंगल होता है थीटा। अब मैंने ये मान ली बी एंड दिस होल साइड इज ए, दिस इज एच। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ए। हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है? हाइट। अब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा साइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल। उसमें आप पढ़ते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई ए, एच बाई बी, साइड साइड पढ़ते हो साइन। तो यहाँ से आता है बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच, साइन को साइन रूल लगाया यहाँ पे। तो ये बी हाइट, एच हाइट होती है, एच की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आ जाता है हाफ ए बी साइन थीटा। जितना मेरे को याद है यही होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। साइन रूल को साइन रूल आप लोग पढ़ते हो, वहाँ से आती है ये वाली चीज़, दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई बी। अपोजिट साइड का रेशो जब को साइन रूल में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह करते हो। अब इस हाफ ए बी आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको डेरिवेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली, बट पता तो होना चाहिए कि ड्राइव कहाँ से हुआ, आया कहाँ से है। हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी क्या होता है? दूसरी साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारी साइड सेम होती है, तो बी को भी मैं ए लिख सकती हूँ। साइन थीटा, थीटा क्या होता है? दो साइड्स के बीच का एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड्स के बीच का एंगल हमेशा 60 होता है, तो साइन 60 √3/2 √3/4 ए स्क्वायर, आपका फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे आता है। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की, कि इससे ये वेक्टर फॉर्म में कैसे आता है। वेक्टर फॉर्म में आप पढ़ते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप पढ़ते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या फिर 11 ग्राम जैसे आप बोलते हो 11 ग्राम जनरली क्लास में बच्चे शरारत करने के लिए यूज़ करते हैं 11 ग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब एक बात बताओ, एक पैरेललोग्राम है, इसको अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो एक ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा? मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, वेयर यू एंड वी आर, ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर होता है। यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा? तो कर दो 2 से डिवाइड, तो 1/2 इंटू यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको ओपन करना आता है तो यू क्रॉस वी इज यू वी साइन थीटा, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो ये आता है हाफ इंटू यू वी साइन थीटा। यू वी को यहाँ पे आप ए भी लिख लो, हाफ ए बी साइन थीटा, सेम फॉर्मूला, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। ये होती है डेरिवेशन इन फार्मूला की। इसमें इतना ज़्यादा फोकस करते नहीं है बिकॉज डेरिवेशन से मतलब नहीं होता, जनरली फार्मूला ही काम आता है डायरेक्ट। जैसे अभी भी इस क्वेश्चन में कौन ये डेरिवेशन करने बैठेगा कि हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वहाँ से हाइट की वैल्यू निकालो, साइन रूल लगाओ, नहीं करता है। डेफिनेटली याद रखते हैं बेसिकली बच्चे की एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, साइड ही गिवन नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है √3 × 6.25। ये भी फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। 150 मैन्स आर अवेलेबल इन अ स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर क्रॉस 40 मीटर। इफ अ पर्सन स्टोर्स एन एवरेज ऑफ 8 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, हाउ मच विल बी द वाटर लेवल इन द स्विमिंग पूल राइज व्हेन ऑल ऑफ देम हैव एक्सेस टू इट। एक स्विमिंग पूल है अपने पास, एक स्विमिंग पूल इज समथिंग लाइक क्यूबॉइड की तरह होता है स्विमिंग पूल, बस अपर सरफेस ऊपर से खाली होता है, ऊपर वाले ये वाली नहीं होते ना, बस दिस इज ठीक है LBH। इसने बोला है कि एक बंदा 8 मीटर क्यूब की वॉल्यूम रखता है,
या फिर इतना पानी वो एक्सेस करता है, इतना पानी एक्सेस करता है, मतलब इतना पानी वो जमा करके रखता है अपने अंदर। तो अगर मैं 150 बंदों को इस स्विमिंग पूल में कुदा दूँ, 150 बंदों को इस स्विमिंग पूल में कुदा दूँ कितना पानी का लेवल होगा। अब देखो एक बंदा 8 मीटर पानी रखता है, तो 150 कितना रखेंगे, तो 150 इंटू 8 1200 मीटर क्यूब कितना रखेंगे, 1200 मीटर क्यूब। अब 1200 मीटर क्यूब, लेट अस सपोज इसमें लेवल इतना भर गया, ये नीचे वाला पूरा किसका भर गया, पानी का, किसका भर गया, पानी का। तो ये कुछ h हाइट होगी, ये पूरी h नहीं है, ये कुछ h हाइट तक पानी भरा होगा, और ये कुछ ब्रेथ गिवन है, लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। तो अगर आप इसको करो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू 1200। तो अगर यहाँ से हम करें तो 90 इंटू 40 इंटू में हाइट तो हमसे पूछी है, लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है, h इक्वल्स टू 1/3। हाँ बच्चे सोचेंगे 1/3 मीटर 0.33 मीटर, सेंटीमीटर में पूछा है आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, आंसर मीटर में नहीं पूछा, आंसर सेंटीमीटर में पूछा है। यूनिट का बहुत ध्यान रखे भाई, जो एरिया, जो पाई आर स्क्वायर वाले वो क्वेश्चन, एरिया, वॉल्यूम, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन सब में यूनिट का बहुत ध्यान रखें प्लीज़, बहुत ज़्यादा यूनिट में बहुत कंफ्यूज करके रखता है। तो मीटर में है ये, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज एट इक्वल्स टू 100/3, दैट इज 33.33। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है कि जितने लोग कूद गए उनसे जो पानी भरा वो क्यूबिक के वॉल्यूम के लिए इक्वल होगा, और उतना लेवल अप ऊपर चला गया होगा पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ जाते हैं आप लोगों के सिंपल परसेंटेज जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हो आपके बेसिक क्वेश्चंस में। द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज 27,000, 27,000। इतना सस्ता लैपटॉप मिल गया इनको। यू हैव टू पे 15% एक्स्ट्रा टू बाई अ 2-year एक्सटेंडेड वारंटी। अगर आप 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी इसकी लैपटॉप की लेना चाहते हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा। किसका 15%? किसका 15%? 27,000 का। 27,000 का 15% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए लैपटॉप की। ये चीज़ मेन है कि 15% तो ठीक है एक्स्ट्रा, लेकिन किसके एक्स्ट्रा? 27,000 के एक्स्ट्रा। 27,000 का 15% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 27,000 का 15% एक्स्ट्रा मतलब 15/100। करो भाई कैलकुलेशन। तो ये आ रहा है अपना 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर, तो 4050 कि आपको 4,050 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप उस लैपटॉप की 2 साल की वारंटी और चाहते हो। तो 2 साल की वारंटी और चाहते हो तो आपको 4,050 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ लैपटॉप इफ 6% GST इज टू बी पेड ऑन द एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट आपको 6% की GST पे करनी है, 6% की GST भी पे करनी है। 6% किसका? लेकिन अब 6% किसका? 27,000 का 6%, इसका 6%, ये इन दोनों के सम का 6%। अब एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। If 6% GST is to be paid on the entire amount, entire amount मतलब पूरी अमाउंट, मतलब 2 साल की वारंटी को इंक्लूड करने के बाद। तो पहले तो इसको कीजिए ऐड। एंटायर अमाउंट कितनी हो जाएगी? 31,050। एंटायर अमाउंट यही, इसका 6%,
इसका 6% हमें जीएसटी देनी है, इसका 6%, दैट इज 31,050 का 6%, एक हजार, सही कहना ही, हाँ 1863 रुपीज़ आपको एज अ जीएसटी भी पे करने पड़ेंगे। मतलब इस अमाउंट में आपको ये पैसे ऐड करके देने पड़ेंगे, इस अमाउंट में आपको ये पैसे ऐड करने पड़ेंगे। $32,913, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये सिंपल परसेंटेज है भाई, ये सिंपल परसेंटेज है, बहुत सिंपल परसेंटेज है। इन्हें क्या बोला, एक 27,000 का लैपटॉप था, एक 27,000 का लैपटॉप था, उसका अगर आप 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी चाहते हो कि वो 2 साल तक एक्स्ट्रा चले, तो आपको 15%, 27,000 का 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 27,000 का 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो हमने पहले तो 27,000 का 15% निकाला, वो आया 4,050। मतलब 27,000 के साथ साथ मुझे 4,050 रुपये भी पे करने पड़ेंगे अगर मुझे 2 साल एक्स्ट्रा लेना है तो, 2 साल एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर इसने बोला कि ये जो टोटल अमाउंट अब आई, अब जो ये टोटल अमाउंट आई, इस पे 6% जीएसटी है, इस पे 6% जीएसटी है। मतलब इस टोटल अमाउंट का 6% निकाला, वो आया 1863, वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी है एज अ जीएसटी, तो वो भी उसमें ऐड कर दो। तो आगे टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी एक लैपटॉप खरीदने के लिए, 27,000 से 32,000 पे पहुँच गए टोटल अमाउंट पे करते करते। तो टोटल अमाउंट आपको 32,913 पे करनी है, ठीक है, ना कि 27,000। तो ये सिंपल परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत, वो कहते हैं ना यूनिटरी मेथड, ये जो आप करते हो ना, जो पिछले 3 क्वेश्चन में हमने किया कि एक बंदा 19 साथ मिलाएगा तो 20 इंटू 19 से मिलाएंगे, दिस मेथड इज़ नोन एज यूनिटरी मेथड। इस मेथड को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके अगर 4 मोल है तो उसके 2 मोल है, तो दिस मेथड इज़ यूनिटरी मेथड। इस मेथड को बोला जाता है यूनिटरी मेथड, इसका नाम होता है यूनिटरी मेथड। द अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। एक रोटेशन में भाई एंगल कितना होता है, एक रोटेशन में एंगल कवर करती है 360 डिग्री। मतलब 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में कितने घूमेगी, दैट इज 360 बटा में 24, 360 बटा में 24, काटो भाई इसको, 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमे, तो 1 घंटा में कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमे, इसको कवर, इसको मार्क करके रखना है, 1 घंटा में 15 डिग्री। अब 1 घंटे में 60 मिनट हुए, 60 मिनट में 15 डिग्री घूमे, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 15 बटे 60। 60 मिनट में 15 डिग्री घूमे, तो 1 मिनट में कितने घूमेगी, 15 बटे 60। तो 1 मिनट में, सिंपल यूनिटरी मेथड है भाई, सिंपल यूनिटरी मेथड। वन बाई 4 डिग्री 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 1/4 डिग्री। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, अब पूछा क्या है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, हाउ मैनी डिग्री विल इट रोटेट इन 5 आवर्स 24 मिनट। हमसे कितने टाइम में पूछा भाई, हमसे पूछा है 5 आवर 24 मिनट। पहले तो गिन लो 5 घंटे में कितना घूमेगी, पहले तो गिनो कि 5 घंटों में कितना घूमेगी, दैट इज 15 इंटू 5 प्लस 24 मिनट में कितना घूमेगी, प्लस 24 मिनट में कितना घूमेगी, 24 मिनट में घूमेगी, 1 मिनट में घूमती है 1/4, तो 24 में 24 इंटू 1/4, तो ये तो आ गया 6 और आ गया 75, क्या आया 81, 81 डिग्री। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
छः ऑप्शन यूज कर। बेसिक यूनिटरी मेथड, इसको लिख लो यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड होता है कि 12 घंटे में इतना है तो एक में कितना होगा, एक बंदे ने इतना से हैंड शेक किया तो 12 बंदे कितना से करेंगे। ये यूनिटरी मेथड है, ये बेसिक यूनिटरी मेथड, बहुत बेसिक, यहाँ आना चाहिए। तो 81 डिग्री विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये भी बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं बोला था ना वो क्यूबिक वाला और वो क्वेश्चन अच्छे थे, उसके बाद तो सब बेसिक है, उसके बाद सब बेसिक क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली इजीली अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक या सिली मिस्टेक नहीं करते तो इजीली हो सकता है। इसने बोला है नरेंद्रास इंग्लिश, नरेंद्रास 2/5 ऑफ सैलरी इज इक्वल टू अमित सैलरी। नरेंद्र की सैलरी का 2/5 इज इक्वल्स टू अमित की सैलरी। ये क्वेश्चन पढ़ के ही लिखा है, नरेंद्र 2/5 ऑफ सैलरी, नरेंद्र की टोटल सैलरी मैंने मान ली n, उसका 2/5, नरेंद्र की टोटल सैलरी मैंने मान ली n, उसका 2/5 इज इक्वल टू अमित सैलरी। उसका 2/5 किसके इक्वल है, अमित की सैलरी के। नरेंद्र की सैलरी का 2/5 अमित की सैलरी के इक्वल है। नरेंद्र की सैलरी का 2/5 अमित की सैलरी की इक्वल है, तो वही तो लिखा है। पहली लाइन में ये क्या ना, वही हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 7/9 ऑफ अमित सैलरी, अमित की सैलरी को ए मानना है हमने। 7/9 ऑफ अमित सैलरी इज इक्वल टू अरुण सैलरी। अरुण की सैलरी को मैं पी मान रहा हूँ भाई एक बार के लिए, क्योंकि हम अगर कुछ और नाम होता तो उसका नेम लेटर यूज़ करें, इसको मैं पी मान रहा हूँ एक बार के लिए, अरुण सैलरी को, ठीक है। इज इक्वल्स टू पी। अमित की सैलरी है 7/9, अरुण की सैलरी है, वही लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, वही लिखा है। इफ द टोटल सैलरी, मतलब कि नरेंद्र, अरुण और अमित तीनों की सैलरी टोटल मिला के 770 रुपये है, तो बताओ इनकी अकेले अकेलों की सैलरी कितनी है। बताओ इनकी अकेले बंदे की सैलरी कितनी है, तीनों की अकेले अकेले की। सिंपल है, नरेंद्र की सैलरी मानो एन ही, नरेंद्र की सैलरी कितनी है एन, अमित की सैलरी क्या है 2/5 ऑफ एन, बच गया अरुण। अरुण की सैलरी में आ रही है अमित की सैलरी, और अगर मैंने यहाँ पे अमित की सैलरी रख दी तो फिर अमित नहीं कटेगा। इन तीनों को एक उसमें ही कन्वर्ट करना है, एक वेरिएबल में। 3 वेरिएबल है, तीनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। 3 वेरिएबल है, तीनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो, इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू वहाँ रख दो, 2n/5, 7/9 इंटू 2n/5 इज इक्वल्स टू पी। अरुण की सैलरी आ गई, इसको रख दो यहाँ, 14/45 इंटू में n इज इक्वल्स टू 770। अब इसको आप सोल्व कर लो और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। अब इसका एलसीएम लेना है सिंपल, 5 इंटू 45, या फिर जो भी आप शॉर्ट मेथड यूज़ करते हो एलसीएम वगैरह लेने के लिए। अब ये बनेगा n, ये बेसिकली मैं एक बार क्लियर लिख रही हूँ दोबारा, n इंटू n प्लस 2/5 ऑफ n, 14n/45 इज इक्वल्स टू 770 इज इक्वल्स टू 770। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो नरेंद्र की सैलरी आएगी 450 रुपीज़। अब पता है क्या होता है, कई बार एग्जामिनर दिमाग लगा लेता है, कई बार नहीं लगाता है। कई बार एग्जामिनर दिमाग लगा लेता है, कई बार नहीं भी लगाता है। कई बार तो वो हमें क्वेश्चन में लिख के दे देता है, कई बार तो क्वेश्चन में क्या होगा कि 450 ए के ऑप्शन में गिवन होता है। रिस्पेक्टिवली पूछा है, रिस्पेक्टिवली पहले नरेंद्र की बतानी, फिर अमित की, फिर अरुण की। जैसे जैसे क्वेश्चन में नाम आए हैं उसी ऑर्डर में बतानी है। तो नरेंद्र की यहाँ से आप सैलरी कैलकुलेट करेगी, वो आएगी 450, ठीक है। अब कई बार तो दिमाग लगा लेता है, कई बार नहीं लगाता है। कई बार तो वो एक ऑप्शन में है ना आपको लिख के दे देगा। जैसे कई बार इतनी बेवकूफ़ी करता है कि इन चारों ऑप्शन में से एक में ही गिवन होती है सिर्फ 450 सिर्फ एक में ही गिवन होती है कई बार तो।
हेलो। हाँ, तो कहाँ थे हम, सॉरी। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर 450 होती है, एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें 450 मिलेगी नरेंद्र की, तो वो तो आपका करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पे दो ऑप्शन में गिवन है, लोचा है इनका, लोचा है इन दोनों का, अरुण का और अमित का। तो अरुण अमित क्या प्लीज़ वैल्यू पुट करके देखें, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे हैं कि एक का ही तो डिफरेंस है, तुक्का मार के देख लेते हैं, नहीं, रख के देख लो। नरेंद्र की कितनी आई है, 450 नरेंद्र की है। नरेंद्र की सैलरी का 2/5 किसकी सैलरी है, अमित की। तो नरेंद्र की सैलरी का 2/5 180। अमित की सैलरी कितनी है, 180। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। अच्छा, फिर तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा मत चेक करना, फिर अब पता चले तीसरे में वैल्यू पुट कर देख रहे हैं, कन्फर्म तो कर लें आंसर सही है नहीं है, क्या पता गलत हो गया हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो दो चेक कर लिए तो सही ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फ्रैक्शन यूज़ हो रही है इसमें, बस फ्रैक्शन पता नहीं चाहिए कि इसका इतना इतना फ्रैक्शन 4/5 ऑफ दिस, वो फ्रैक्शन यूज़ हो रही है इस क्वेश्चन में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला है भाई। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो आप लोग, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन, वेरिएशन सब पढ़ते हो, वेरिएंस सब, वो सब आप पढ़ते हो उसमें, स्टैटिस्टिक्स में डेटा हैंडलिंग वगैरह। तो उसके अंदर आता है ये, हमसे पूछा इफ द मोड ऑफ द डेटा सेट इज दिस एंड द अर्थमेटिक मीन इज 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। मीडियन हमें निकालना है, मैं एक बार के लिए एक्स मान रही हूँ मीडियन को, क्योंकि तो बड़ी स्पेलिंग लिखना, ठीक है। एक बार के लिए मीडियन को एक्स लेट कर रही हूँ, लेट एक्स, ठीक है। मीडियन को एक बार के एक्स की वैल्यू फाइंड कर। मोड हमें क्वेश्चन में गिवन है 14, ट्वाइस इंटू मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 2 10 24 3x, x equals to 8। सिंपल फॉर्मूला, 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 2 इंटू 5 24 है, 3 8 24, x की वैल्यू आ गई 8। मीडियन निकालना था, निकाल दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट। ये फॉर्मूला आप याद रखें प्लीज़, ये बहुत बार काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ आता है। मीन, मोड, मीडियन और किसी फॉर्मूले से निकलवाए ना निकलवाए, इससे ज़रूर निकलवाता है। तो मीन, मोड, मीडियन के वो फॉर्मूले होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह, मिडिल फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी, अपर लोअर टर्म, वो जो फॉर्मूले होते हैं उनसे मीन, मोड, मीडियन निकलवाए ना निकलवाए, इससे ज़रूर निकलवा लेगा क्वेश्चन में डेटा देके, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप, ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, इसको कहीं नोट करके रखें कि हाँ ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। वो सारे जितने भी क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं वो सारे फॉर्मूला बेस है, सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला याद आंसर आएगा। बस हाँ, अगर आप फॉर्मूले में भी सिली मिस्टेक कर रहे हो और कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, फिर वो तो आपकी एक्यूरेसी है जितनी है, बट वो सारे फॉर्मूला बेस थे फिर भी। दिस इज अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इफ एफ(x) is equals to x square is defined on R, then which of the following is included in the range of f? Then which of the following is included in the range of f? पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आया क्या? पहले तो आप ये बताइए, आपको क्वेश्चन समझ आया क्या? हमसे पूछा जो फंक्शन की रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है, मतलब कि इस फंक्शन में x की जो जो वैल्यू रखने के बाद जो जो आंसर आ रहा है वो किस सेट के अंदर लाई कर रहा है। मतलब पहले तो हम इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं, तो हमारे पास फंक्शन है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है भाई, फंक्शन इन एक्स। अगर पूरा फंक्शन एक्स के अंदर वेरिएबल है तो ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जैसे मैंने पीछे बताया था एफ ऑफ 0 की वैल्यू 9 है, तो उसके अंदर एक्स की वैल्यू जब 0 रखी थी तो फंक्शन की वैल्यू 9 आ रही थी। तो अब इस एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक्स रखूँगा तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इस फंक्शन में अगर मैं जी रख दूँ तो ये आएगा जी स्क्वायर, तो जी रखने पे जी स्क्वायर आ रहा है। इस टाइप से ये फंक्शन, ठीक है।
अब ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो फंक्शन की वैल्यू भी आ रही है, फंक्शन भी तो 0 आ रहा है। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो फंक्शन भी 0 आ रहा है, मतलब 0 है रेंज में, 0 रेंज में है। रेंज क्या होता है बेसिकली कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो वो आनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बात देखने की है कि डोमेन क्या दे रखा है। पहले ये देखो कि डोमेन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डोमेन क्या गिवन है। पहले डोमेन पता होगा तब रेंज निकालेंगे। x की वैल्यू देखो पहले कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, डोमेन क्या है। तो अगर आप डोमेन देखें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड ऑन r, r यहाँ पे रियल नंबर है। कुछ बच्चे ये क्लिक नहीं कर पाते कि r लिखा क्या हुआ है, r है क्या यहाँ पे, r इज रियल नंबर। x की आप डिफाइंड ऑन r मतलब r पर डिफाइंड है, मतलब आप जितने भी रियल नंबर है, जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख लो, यहाँ x की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी रियल नंबर में से, लेकिन r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। फंक्शन की डोमेन r है, मतलब -∞ टू +∞, r डिफाइंड रेंज रियल नंबर, कुछ भी रखो, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो आनी तो पॉजिटिव ही है, होल स्क्वायर है भाई। x की वैल्यू आप -2 रखोगे, आंसर तो 4 ही आना है। x की वैल्यू -2 रख लो, आंसर तो 4 ही आना है, 4 ही आना है। तो आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आंसर पॉजिटिव ही आना है। आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। मतलब रेंज क्या होता है, आउटपुट, डोमेन क्या होता है, इनपुट। इनपुट हमारा -∞ से लेकर +∞ तक क्वेश्चन में दे रखा है कि इनपुट चाहे कुछ भी रख लो, कुछ भी इनपुट डालो, कुछ भी रियल नंबर में से लेके -∞ टू +∞, कुछ भी डाल सकते हो इनपुट। आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, आउटपुट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर है। आप रख के देख लो, -2 रखो, -3 रखो, -4 रखो, -8 रखो, -10 रखो, कितना ही बड़ा नंबर -1000 रख लो, आना तो पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है। -1 की पावर 2 इज 1, आना तो पॉजिटिव ही है। तो मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आनी, चाहे आपकी डोमेन नेगेटिव से पॉजिटिव तक क्यों ना हो, रेंज हमेशा पॉजिटिव आनी। मतलब 0 से इन्फिनिटी। अब वो तो डिपेंड करता है ना, आप -1000 रख रहे हो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, अब आप -∞ का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो आर है वो तो रेंज दे रखी है, तो 0 टू -∞। अब बात यहाँ बढ़ती है, लॉजिक यहाँ पे 0 पे ओपन आएगा, क्लोज आएगा। ओपन क्लोज आने का मतलब क्या होता है, वही होता है कि अगर यहाँ पे ओपन है इसका मतलब ये 0 इसके डोमेन में नहीं है, मतलब 0 अभी आ नहीं सकती, 0 इसके रेंज में नहीं है, मतलब 0 कभी वैल्यू आ ही नहीं सकती फंक्शन की। क्या इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ सकती? आ सकती है। f ऑफ 0 क्या है? 0। x की वैल्यू 0 रखो, 0 आ रही है फंक्शन की वैल्यू, मतलब 0 पे ओपन नहीं, क्या आएगा? क्लोज। 0 पे क्या आएगा? क्लोज। ओपन नहीं आएगा 0 पे। ओपन तब आता जब फंक्शन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ओपन तब आता जब फंक्शन की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, f ऑफ 0 0 आ रहा है, f ऑफ 0 0 आ रहा है फंक्शन में, x की वैल्यू 0 रखते ही आंसर 0 आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब 0 फंक्शन की रेंज में है, रेंज में है तो फिर 0 पे ओपन नहीं आएगा, 0 पे क्या आएगा फिर? क्लोज। तो ये पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करने वाला, जो अच्छा पॉइंट है कि 0 पे क्लोज आएगा ना कि ओपन। और ये जो अब देखो, इतना तो हमें पता ही कि चल गया कि इसका आंसर आना तो पॉजिटिव ही है, आंसर तो पॉजिटिव आना है, तो इंटीजर तो कट गया क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आ गए, इंटीजर तो कैंसिल हो गया ऑप्शन, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी, नेगेटिव रियल नंबर है ही नहीं, पॉसिबल है। बचे ऑप्शन 2, बचे ऑप्शन 2, नॉन नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसके अंदर बहुत 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 बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी। आपको पता है पॉजिटिव रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं, 0 के इक्वल नहीं होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, 0 के इक्वल नहीं होते हैं। All positive real numbers are greater than 0, not equals to 0, not equals to 0। अगर इस फंक्शन की रेंज मैं बोल रही हूं कि पॉजिटिव रियल नंबर है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो उसके रेंज में नहीं है, जबकि जीरो तो है उसकी रेंज में, फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर मैंने ये बोला कि फंक्शन की रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब मैंने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया, मैंने बोला कि फंक्शन की जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर का एक सेट है, मैंने बोला आगे। तो पॉजिटिव रियल नंबर तो वो होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं, जीरो तो होता ही नहीं उनमें, लेकिन फंक्शन की रेंज में जीरो आ रहा है। हमने जब कैलकुलेट की फंक्शन की रेंज, उसमें जीरो आ रहा है, जीरो पे क्लोज आ रहा है उसमें, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो रखते ही जीरो आ रही है, फंक्शन की वैल्यू जीरो रखते ही जीरो आ रही है, फंक्शन की रेंज में है जीरो। लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर में तो जीरो होता ही नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर की रेंज में जीरो होता ही नहीं, तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उसमें जीरो इंक्लूड होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड होता है। तो बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो आप लोगों की आंसर किया है मॉक टेस्ट 1 के, उसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, वो गलत है, पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है वो गलत है, प्लीज करेक्ट दैट। पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जबकि इस फंक्शन की रेंज में जीरो आ रहा है, फंक्शन डिफाइंड है जीरो पे, जीरो आ रही है फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन काम ही नहीं करेगा, फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, तो फंक्शन की रेंज में जीरो है। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी रेंज इनमें से कौन सी हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर हो ही नहीं सकती, कि पॉजिटिव रियल नंबर की डेफिनेशन ही होती है, पॉजिटिव रियल नंबर होते ही वो नंबर है जो जीरो से बड़े होते हैं, इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं होता है पॉजिटिव रियल नंबर में, ये ध्यान रखिए, इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं होता है पॉजिटिव रियल नंबर में, तो इस बात का ध्यान रखना आपको। तो अपना एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉजिटिव रियल नंबर वाला बहुत अच्छा है, इसको बार बार मतलब ये कहते हैं नंबर्स में ही बच्चे उलझ के रह जाते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये नंबर वो नंबर, बच्चे नंबर्स में ही उलझ के रह जाते हैं। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को नंबर्स में उलझा लेते हैं, ये वही क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को नंबर्स में उलझा लेते हैं। क्योंकि अब आपको पॉजिटिव रियल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है। जैसे उस पहले वाले क्वेश्चन में था वो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने स्टार मार्क किया कि वो बहुत अच्छा, उसमें आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, डेफिनेशन पता है क्वेश्चन सॉल्व है, डेफिनेशन पता है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व है, बस आपको पता होना चाहिए। तो अपना ये एक क्वेश्चन छूट गया, स्कोर कर लेते हैं। अगेन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 20 balls numbered from 1 to 20 and one ball is drawn at random. What is the probability that the number on the drawn ball is divisible by 3 or 5? फोकस करने वाली बात एंड नहीं है, एंड नहीं है, और है 3 और 5, और गिवन है क्वेश्चन में, एंड नहीं है भाई, एंड नहीं है, 3 और 5, या तो 3 से हो या फिर 5 से हो, दोनों से हो चलेगा, लेकिन 3 से हो वो भी चलेगा, 5 से हो वो भी चलेगा, दोनों से हो वो भी चलेगा। एंड लिखा हो तो सिर्फ वो नंबर आते जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 15, जैसे कि 15। अब हम यहाँ पे 18 भी लेंगे, 9 भी लेंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल है दोनों, बट 5 से नहीं है। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो हम अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो हम 18 और 9 को नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एंड लिखा हुआ, एंड का मतलब होगा दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 20 तक के नंबर्स लिख लो भाई, 1 2 3 4 5। बाकी लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, इतना माइंड में हो जाता है कैलकुलेट कि 1 2 3 3 हो गया, 4 5 6 7 5 हो गया, 7 8 9 ऐसा हो जाता है। तो 3 और 5 से डिविजिबल नंबर अगर इसमें देखें तो 3 5 9 10 12 15 18 20 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो नहीं बचा कोई, 6, 3 से डिविजिबल है 6, और कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों में से किसी ना किसी एक से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 9। टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर कितने हैं 20, तो 9/20
ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये एंड और इनका ध्यान रखें भाई। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो इसका आंसर, अगर यहाँ पे एंड होता तो इसका आंसर आता 15। 15 और कौन सा नंबर है इनमें से जो 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है? बस 15 ही है एक। 15 1/20 आंसर आता 1/20। मेरे हिसाब से तो एक 15 ही है, बाकी देख लो। अगर यहाँ पे एंड होता तो सिर्फ वो नंबर काउंट होते जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब इसने और लिखा है, मतलब 3 वाले भी, 5 वाले भी और दोनों वाले भी सारे लेने हैं, ठीक है। तो एंड और का ध्यान रखें। तो ये अपना कंप्लीट होता है भाई। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में क्लैरिटी मिली, आपका आंसर सोल्व हो गया, आपके जितने भी डाउट्स थे आई होप वो सारे क्लियर हो चुके हैं इन क्वेश्चंस को लेके। आपको अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी को, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। ऑल द बेस्ट।